फिल्म की शुरुआत दो सबसे अच्छी दोस्त केटी और स्लोन से होती है। केटी एक सीधी सादी लड़की है, जबकि स्लोन काफी बिंदास और मस्त मौला स्वभाव की है। वे दोनों अपने आने वाले टूर के लिए बहुत उत्साहित हैं। उन्हें 1 महीने के लिए इकोफील्ड ऑर्गेनिक फार्म्स में काम करना है, ताकि वे पैसे बचा सकें और फिर न्यूयॉर्क सिटी में शॉपिंग कर सकें। अगली सुबह केटी का अंकल जेसन, जो एक पुलिस अफसर है, उन्हें लेने आता है। वे दोनों एक रात जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड के घर में बिताने वाली हैं और फिर अगले दिन फार्म के लिए रवाना होंगी। नए घर में आराम करने के बाद स्लोन एक मजेदार आइडिया देती है, क्यों ना वे इस टाउन में अपने लिए फेक नाम रखें। स्लोन खुद का नाम हेदर रखती है, जबकि केटी अपना नाम रिप्ली रखती है। अगले दिन जेसन उन्हें बस स्टेशन छोड़ने के लिए लेकर जाता है, जहां से वे फार्म के लिए रवाना होंगी। चूंकि जेसन एक प्रोटेक्टिव अंकल है, वह उन्हें सुरक्षा के लिए एक सेफ वर्ड रखने की सलाह देता है। डील ये होती है कि वे हर दिन उसे एक अलग कोड वर्ड भेजेंगी, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। पहले दिन का सेफ वर्ड होता है एप्पल। जेसन के जाने के बाद बस आने में अभी 1 घंटे का समय है, इसलिए केटी और स्लोन एक कैफे में इंतजार करने का फैसला करती हैं। वहां दो टाउन्समैन उनसे बात करने में दिलचस्पी दिखाते हैं और आखिरकार वे चारों एक ही टेबल पर बैठ जाते हैं। दोनों लड़कियां अपने फेक नाम हेदर और रिप्ली से खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं, जबकि दोनों आदमी बताते हैं कि वे भाई हैं और उनके नाम जेड और लूकस हैं। जेड और लूकस उन्हें फार्म तक छोड़ने की पेशकश करते हैं। हालांकि केटी शुरुआत में अनिच्छुक होती है, लेकिन स्लोन के मूक निवेदन पर मान जाती है। वे दोनों उन लड़कों की ब्लू ट्रक में चढ़ जाती हैं, लेकिन चीजें योजना के मुताबिक नहीं होती। जेड जानबूझकर फार्म से आगे बढ़ जाता है, जिससे केटी और स्लोन उलझन में पड़ जाती हैं। आखिरकार वे एक अनजान जगह पर पहुंचती हैं। वहां उनकी मुलाकात जेड और लूकस की रहस्यमयी मां से होती है, जो उन्हें अंदर बुलाती है और चाय पीने के लिए कहती है। जब वे अंदर जाती हैं, केटी को उसके अंकल जेसन का मैसेज आता है। उसने सेफ वर्ड एप्पल भेजकर उसे इशारा दिया कि वह सुरक्षित है। इस बीच वे दोनों कुछ पाई खाती हैं और चाय पीती हैं, लेकिन जल्द ही उनकी नजर धुंधली होने लगती है। दरअसल उनके ड्रिंक्स में ड्रग मिला हुआ था। जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास होता है, वे तुरंत भागने की कोशिश करती हैं। दुर्भाग्य से जेड और लूकस उन्हें बेहोश कर देते हैं और वापस अंदर ले जाते हैं। अगले दिन जब केटी और स्लोन होश में आती हैं, वे खुद को जंगल के बीच जंजीरों से बंधा हुआ पाती हैं। वे पूरी तरह से डर जाती हैं। तभी जेड आता है और उन्हें बताता है कि अब वे यहीं रहने वाली हैं। उन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ बेसिक सुविधाएं दी जाती हैं, कपड़े, एक बिस्तर और एक टॉयलेट। इसके बाद का सीन दिखाता है कि केटी और स्लोन अब नए कपड़ों में हैं और जेड का बॉस बोरिस वहां आता है। वह केटी का फोन चेक करता है कि कहीं किसी को उनके बारे में पता तो नहीं चला। जल्द ही उसे पता चलता है कि केटी और स्लोन ने अपने नामों के बारे में झूठ बोला था और उसे सेफ वर्ड का भी पता चल जाता है। आखिरकार वे कबूल कर लेती हैं कि एप्पल एक सेफ वर्ड था। सब कुछ वापस नियंत्रण में आ जाता है और केटी और स्लोन अस्थायी रूप से खुद को इस परिस्थिति के लिए तैयार करने की कोशिश करती हैं। वे खुद को साफ करने के लिए एक मैकशिफ्ट शॉवर में जाने वाली होती हैं, तभी टाउन का शेरिफ वहां पहुंच जाता है। लेकिन यह शेरिफ कोई अच्छा आदमी नहीं है। वह इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग का हिस्सा है और वह एक महिला का रेप करने आया है। शेरिफ अपनी गंदी हवस पूरी करने के बाद वहां से चला जाता है। स्लोन, जो पहले से ही सदमे में पड़ी केटी को देखती है, उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास जाती है। दूसरी ओर शहर के दूसरी तरफ अंकल जेसन को चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे केटी से जो आखिरी मैसेज मिला था, उसमें वही सेफ वर्ड था जो उसने पिछले दिन इस्तेमाल किया था। वापस जंगल में जेड और लूकस एक नए ग्राहक का स्वागत करते हैं, जिसे हम आगे से स्क्रफी गाय कहेंगे। वह स्लोन को चुनता है और उसे एक ट्रेलर के अंदर ले जाता है। जैसा कि उम्मीद थी, स्क्रफी गाय मानसिक रूप से अस्थिर लगता है। उधर अंकल जेसन आखिरकार उस फार्म पर कॉल करता है जहां केटी और स्लोन काम करने वाली थीं, और उसे पता चलता है कि वे कल वहां पहुंची ही नहीं। इस बात से उसे यकीन हो जाता है कि वे मुसीबत में हैं और वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इस बीच केटी और स्लोन की हालत और भी बदतर होने वाली है, क्योंकि अगला ग्राहक पिछले वाले से भी ज्यादा खतरनाक दिखता है। जेड और लूकस जल्दी से लड़कियों के सिर ढक देते हैं जैसे ही नया ग्राहक ट्रेलर के करीब आता है। यह आदमी एक पिग मास्क पहने हुए है। वह स्लोन को चुनता है और उसे ट्रेलर में ले जाता है। जब वह चला जाता है तो अब केटी की बारी होती है स्लोन को सांत्वना देने की, क्योंकि इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरी हुई लगती है। हम नहीं जानते कि पिग मास्क ड्यूड ने उसके साथ क्या किया, लेकिन स्लोन पूरी तरह से टूट चुकी दिखती है। इसके बाद के सीन में अंकल जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात उसी करप्ट शेरिफ से होती है जिसे हमने पहले देखा था। यहीं पर हमें एक बड़ा खुलासा होता है। अंकल जेसन सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं, बल्कि एक FBI एजेंट है। वह अपनी चिंता जताता है और पूरी तरह से आश्वस्त होता है कि उसकी भतीजी केटी को किडनैप कर लिया गया है।
लेकिन चीजों को और ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए अंकल जेसन एक गलती कर देता है। वह शेरिफ को यह बता देता है कि उसे कैसे पता चला कि केटी और स्लोन मुसीबत में हैं। वह बताता है कि केटी ने अपने मैसेज में नया कोडवर्ड नहीं इस्तेमाल किया था। उधर जंगल में अब यह साफ हो जाता है कि शेरिफ ने किडनैपर्स को सूचना दे दी है कि केटी का अंकल एक एफबीआई एजेंट है और उसने सेफ वर्ड के बारे में झूठ बोला था। अब एफबीआई से बचने के लिए बॉस बोरिस आदेश देता है कि जेड को केटी और स्लोन को मारकर उनकी लाश ठिकाने लगाने का काम सौंपा जाए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि केटी इस बातचीत को चुपके से सुन रही है। इसी दौरान एफबीआई अंकल जेसन उस कैफे में पहुंचता है जहां उसने आखिरी बार केटी और स्लोन को छोड़ा था। वह वहां के बरिस्ता से पूछताछ करता है और उसे याद आ जाता है कि लड़कियां किस ट्रक में गई थीं। अगले दिन केटी ने स्लोन को बता दिया कि किडनैपर्स उन्हें मारने की योजना बना रहे हैं। इसके तुरंत बाद किडनैपर्स वापस आते हैं और स्क्रफी गाय को उनकी निगरानी करने के लिए छोड़ जाते हैं। केटी इस मौके का फायदा उठाती है। वह स्क्रफी गाय को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है और जैसे ही वह उसके करीब आता है वह अपने नंगे दांतों से उसकी गर्दन फाड़ डालती है। अब दोनों महिलाएं अपनी जंजीरों से खुद को आजाद कर लेती हैं। ज्यादा देर नहीं होती कि शेरिफ वहां पहुंच जाता है, शायद उन्हें मारने के लिए। लेकिन जैसे ही वह अपनी कार से बाहर निकलता है केटी और स्लोन ने उसकी कार चुरा ली होती है। दोनों महिलाएं सीधे शहर की ओर भागती हैं और एक हार्डवेयर स्टोर में जाकर खुद को हथियारों से लैस करती हैं। अब असली खेल शुरू होने वाला है। वे कैशियर से पूछती हैं कि क्या वह बोरिस को जानता है, वही आदमी जिसके पास ब्लू ट्रक है। कैशियर जानता है कि वह कहां रहता है। दूसरी ओर अंकल जेसन अपनी जांच जारी रखता है। वह शहर के कार इंश्योरेंस ऑफिस जाता है और झूठी कहानी बनाता है कि उसने गलती से एक ब्लू ट्रक को टक्कर मार दी थी। वह वहां से पता लगाने की कोशिश करता है कि ट्रक का मालिक कौन है। उधर बॉस बोरिस अपने घर वापस पहुंचता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि केटी और स्लोन पहले ही वहां पहुंच चुकी हैं और जैसे ही वह अंदर आता है वे दोनों उस पर नुकीले कीलों से भरे टेनिस बॉल्स फेंकती हैं, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। अब जब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं बोरिस अपनी जान की भीख मांगता है। वह यहां तक कि अपनी जान बख्शने के बदले पैसे देने की भी पेशकश करता है। इसी दौरान अंकल जेसन अपनी कार से बोरिस के घर के सामने आकर रुकता है। अंदर केटी और स्लोन ने उससे पूछताछ शुरू कर दी है। वे जानना चाहती हैं कि पिग मास्क ड्यूड आखिर कौन है। जब बोरिस बताने से इनकार करता है तो केटी और स्लोन मिलकर एक मेकशिफ्ट स्पीयर बनाते हैं और उसे उसकी पीठ के रास्ते आर पार कर देते हैं। आखिरकार वह मर जाता है। जब अंकल जेसन घर में घुसता है तो उसे महसूस होता है कि केटी और स्लोन वहां से जा चुके हैं। उसकी नजर एक मरणासन्न बोरिस पर पड़ती है। तभी बाहर से कारों के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और जेसन तेजी से बाहर की ओर भागता है। केटी और स्लोन अपनी कार में निकल पड़ती हैं जबकि अंकल जेसन जल्दी से बोरिस को अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है। अगले सीन में शेरिफ उसे खबर देता है कि बोरिस बच नहीं पाया। अब पहले से भी ज्यादा परेशान अंकल जेसन कोशिश करता है कि केटी को फोन करे, लेकिन तभी इधर शेरिफ, जिसे अब अपनी असलियत खुल जाने का एहसास हो चुका है, अपने रिवॉल्वर को निकाल लेता है। दूसरी ओर केटी और स्लोन एक चर्च के सामने पहुंचती हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि पिग मास्क ड्यूड असल में इसी चर्च का प्रीस्ट है। स्लोन चर्च के अंदर जाती है और अपने उस दरिंदे के सामने खड़ी हो जाती है जिसने उसका बलात्कार किया था। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं है, केटी उसके साथ है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स मिलकर उस दरिंदे को खत्म कर देती हैं। जब केटी और स्लोन चर्च से बाहर निकलती हैं और अपनी कार में बैठती हैं तो वे पहले से कहीं ज्यादा शांत और मुक्त दिख रही हैं। लेकिन जब वे कार रोककर नीचे उतरती हैं तो हमें एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। पिग मास्क ड्यूड यानी कि प्रीस्ट इस पूरे समय उनकी गाड़ी के पीछे चेन से बंधा हुआ था। अब केटी और स्लोन अंतिम वार के लिए तैयार हैं। वे उसके ऊपर गैसोलाइन उड़ेलती हैं और उसे आग लगा देती हैं। जैसे ही वे कार में बैठकर वहां से निकल जाती हैं हम देख सकते हैं कि अब वे पूरी तरह से बदल चुकी हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अंकल जेसन क्वक्कांग जेसन अब खुद शेरिफ के कब्जे में है और सबसे बुरी बात यह है कि शेरिफ ने 2 नई लड़कियों को भी किडनैप कर लिया है। लेकिन इस बार केटी और स्लोन वहां मौजूद हैं। वे दोनों उसे बचाने के लिए वापस आई हैं। वे शेरिफ को पकड़कर उसे एक कुर्सी से बांध देती हैं और फिर एक खतरनाक रशियन रूलेट गेम शुरू करती हैं। अब यह साफ दिख रहा है कि केटी और स्लोन पूरी तरह से बदली हुई महिलाएं हैं, लेकिन शायद हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। शेरिफ अपनी जान की भीख मांगता है, माफी मांगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। केटी आखिरकार उसके सिर में गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। इसके बाद वे दोनों उन लड़कियों को आजाद करती हैं और उन्हें आदेश देती हैं कि वे अंकल जेसन को भी आजाद करें। जेसन उन लड़कियों से पूछता है कि शेरिफ को किसने मारा, लेकिन वे चुप रहती हैं, शायद केटी और स्लोन के लिए कृतज्ञता स्वरूप। इसके बाद
केटी और स्लोन एक नई मंजिल की ओर बढ़ती हैं, जेड और लूकस की मदर के घर। वे उसे उसी तरह ड्रग कर देती हैं जैसे उसने उन्हें कुछ दिन पहले किया था। फिर वे उसे बेसमेंट में लेकर जाती हैं, जहां जेड पहले से ही बंधा हुआ पड़ा है। इसके बाद केटी और स्लोन बेसबॉल बैट से उसके सिर पर वार करने लगती हैं, जबकि उसकी मां बेबस होकर यह सब देखती रहती है। अब उनकी अगली मंजिल लूकस है, जो एक कुर्सी से बंधा हुआ है। लेकिन इस बार वे उसे मौत के घाट नहीं उतारती। वे उसकी रस्सियां खोल देती हैं और उसे एक बैट पकड़ा देती हैं। फिर वे उसे धमकाती हैं कि अगर वह अपनी मां को नहीं मारेगा तो वे उसे मार देंगी। लूकस जब ऐसा करने से इनकार करता है तो केटी बिना किसी झिझक के उसे गोली मार देती है। इसके बाद वे उसके शव को इस तरह से सेट कर देती हैं कि लगे कि उसने आत्महत्या कर ली है। यह खुलासा होता है कि वे सारी हत्याओं का इल्जाम लूकस पर लगाने की योजना बना चुकी हैं। अब उसकी मदर अपनी जान बचाने के लिए उनसे पैसों की पेशकश करती है, लेकिन यह चाल उन पर काम नहीं करती। इसके बजाय केटी एक लॉन मोवर उठाती है और उसे बेरहमी से खत्म कर देती है। अगले सीन में अंकल जेसन केटी के घर के बाहर कार रोकता है। उसे केटी और स्लोन को लेने के लिए आया हुआ देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि अब कुछ समय बीत चुका है। केटी और स्लोन कार में बैठती हैं और उन्हें एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया जाता है। वे उत्साहित होकर अपने नए जीवन की ओर बढ़ती हैं, न्यूयॉर्क सिटी की तरफ। यह थी 2015 की फिल्म इवन लैम्स हैव टीथ की एक और इंटेंस कहानी की रीटेलिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए कि इस कहानी पर आपकी क्या राय है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।